अध्याय 234 दो मूर्ख मृत्यु का स्वागत करते हैं। उसे यह स्पष्ट था कि सभी गुलामों को एक जगह इकट्ठा करने का भाग्य मौत से भी बदतर था। भले ही उन्हें उनसे कोई लगाव न हो, फिर भी वे इंसान ही थे। एक साथी इंसान के रूप में यह उचित नहीं होगा यदि वह इस पर प्रतिक्रिया न दे। अगर मेरे मन में जो है वह संभव है, तो मैं दूसरों को बचाने में सक्षम हो सकता हूँ। लेकिन ये गुलामों के लिए नहीं होगा, यह उसकी योजना के लिए होगा। वसोल्ट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शहर को बंद करने का उनका निर्णय ओलिवर के लिए अपनी योजना को आगे बढ़ाना आसान बना देगा। शहर अब शहर नहीं रहा, यह अब एक शिकारगाह बन गया। इसके बारे में सोचते ही ओलिवर को अपने सीने में एक गहरा रोमांच महसूस हुआ। ये केवल समय की बात है कि यह स्पष्ट हो गया कि शिकारी कौन था और शिकार कौन था। बार के राक्षस भ्रमित थे। एक ही समय में उन सभी को अचानक जो ठंड महसूस हुई वह समझ से परे थी। वे दोनों राक्षस जो पहले बातें कर रहे थे, बार से चले गए। दूसरों की तरह उन्हें भी माहौल में अचानक बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। जिस मेज पर ओलिवर बैठा था वह अब खाली थी। अरे, मुझे अपनी पीठ पर खुजली महसूस होती है। अभी वह क्या था? हरी चमड़ी वाले राक्षस ने पूछा। मुझे नहीं पता। ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था, उसके साथी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। वह भी तनाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। दोनों के बार छोड़ने के बाद भी भारी भावना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, यह उनके हर कदम के साथ और भी तीव्र हो गया। वे गली में अकेले थे, और अजीब बात यह थी कि आसपास कोई नहीं था। उनके कानों में बस उनकी पदचाप गूंजती थी। प्रत्येक कदम पिछले कदम से अधिक भारी लग रहा था क्योंकि वे चुपचाप चलते रहे। अचानक एक आवाज आई। अरे! दोनों अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। उनके रुकते ही भारी दबाव तेज हो गया, मानो वे अपने कंधों पर सैकड़ों चट्टानें उठा रहे हों। आवाज किसी बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन किसी कारण से दोनों में से कोई भी पलट नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी जगह पर जमे हुए हों। क्या वे सचमुच जमे हुए थे? नहीं, वे कांप रहे थे। एक मौलिक भय ने उन्हें जकड़ लिया था, और उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि यदि उन्होंने सिर्फ एक कदम उठाया, तो वे मर जाएंगे। पहले से ही 3 भुजाओं वाला बहादुर हरी चमड़ी वाला राक्षस अपने दांतों को पीसता हुआ उस पर हावी डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने प्रतिद्वंद्वी का चेहरा भी नहीं देखा था, फिर भी वह डर से स्तब्ध था और अपने जूते कांप रहा था। उसके पंजे जोर जोर से कांपने लगे। उसके और उसके साथी के पीछे की गलियों में कई दुश्मन थे, और नियमित झगड़े असामान्य नहीं थे। ये सबसे योग्यतम की उत्तरजीविता थी, ठीक वैसे ही जैसे राक्षसों के साथ कहीं और होती है। लेकिन इतनी भयानक अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भयानक राक्षस के पंजे से कुछ इंच की दूरी पर बैठा हो। यदि वह हिलता तो राक्षस उसे खा जाता। लेकिन फिर भी वह एक गर्म खून वाला राक्षस था और उसने खुद को इसका सामना करने के लिए मजबूर किया। उसने एक राक्षसी चीख निकाली और आवाज के मालिक से भिड़ने के लिए पलट गया। उसने इसे देखा। उसका अंतिम दर्शन। गहरे हुड वाले कपड़े पहने एक लड़का। एक काले हुड ने उसकी विशेषताओं को छिपा दिया था, लेकिन उस गहरे काले अंधेरे के नीचे मौत के 2 अशुभ गोले थे। सुनहरे सल्फ्यूरिक बादल उसके ऊपर झिलमिला रहे थे, और उसकी शक्ल लगभग ऐसी दिख रही थी मानो भयानक रीपर नरक से ऊपर आ गया हो। और उसकी दृष्टि उलटने से पहले उसने बस यही देखा था। यहाँ तक कि जब उसका सिर जमीन पर गिर गया, तब भी उसके दिमाग में केवल एक ही विचार रह गया था, क्या मौत ऐसी ही दिखती है? साथ ही बमुश्किल हिल पाया। उसकी नज़र चुपचाप अपने दोस्त के शरीर पर पड़ी, या जो कुछ बचा था। उसने देखा कि एक सिर विहीन शरीर था और उसके साथी का निर्जीव सिर उसके बगल में पड़ा हुआ था। जब उसने अपने पीछे दुश्मन की परछाई खड़ी देखी तो उसका खून ठंडा हो गया। छाया से वह दुश्मन के हाथ में एक लंबी, तेज तलवार देख सकता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह तलवार ही थी जिसने उसके दोस्त का सिर काट दिया था। उसके दिमाग में उनके सभी शत्रुओं की खोज चल रही थी,
लेकिन उसे एक भी ऐसा याद नहीं आया जिसने तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हो। छाया स्पष्ट रूप से एक कुशल तलवारबाज थी, एक राक्षस जो तलवार के दम पर रहता था। यह उस तरह की क्रूर हत्या नहीं थी जैसा उसने गली मोहल्लों में होने वाले झगड़ों में देखा था। ये सटीक, कुछ ठंडा और पेशेवर था। सटीक कद साफ और चिकना था, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका साथी कट गया। ये सब इतना सहज था कि इसे क्रूर हत्या नहीं कहा जा सकता। हालांकि अपने साथी की मौत के बावजूद उन्होंने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। इसके विपरीत उसने उन सभी तरीकों के बारे में सोचा जिससे वह खुद को उपयोगी बना सके, यह आशा करते हुए कि दुश्मन उसकी जान बख्श देगा। उसका शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने आते कदमों की आहट सुनकर मन को शांत रखने की कोशिश की। तुम किसकी सेवा करते हो, दानव? लॉर्ड गुरेन। उन्होंने अपने बॉस का नाम बताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। यदि यह शत्रु को झिझकने पर मजबूर कर सकता है, तो उसकी जान बचाना उचित होगा। लेकिन उसे संदेह था कि छाया परवाह करेगी। जिस घातक तलवार के वार को उसने अभी देखा था उसका स्तर अब तक देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक था, उसकी समझ के दायरे से पूरी तरह परे। वह कौन है? राक्षस? ठंडे स्वर में दूसरा प्रश्न आया। राक्षस को यह अजीब लगा कि कैसे वह व्यक्ति उसे राक्षस के रूप में संबोधित करता रहा, लगभग ऐसे जैसे कि वह राक्षस ही न हो। हालांकि यह समझ में आता था, ऐसा लगा जैसे कोई आपको बार बार मानव कहकर संबोधित कर रहा हो। लेकिन दानव ने विचित्रता को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत उत्तर दिया, लॉर्ड गुरेन सीधे शहर के स्वामी के अधीन कार्य करता है और शहर की लगभग 90% सड़कों को नियंत्रित करता है। वह शहर की तीसरी सबसे शक्तिशाली राक्षसी है और हर कोई उसका सम्मान करता है। कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता वह शहर में। उसने आखिरी हिस्सा धीरे से बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि दुश्मन उसे मारने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन जब उसने हंसी का ठंडा सिलसिला सुना तो वह ठिठक गया। जैसे ही अशुभ ध्वनि उसके कानों में पड़ी, उसके पंजे कांपने लगे। हंसी से उसकी त्वचा रेंगने लगी। शत्रु को स्पष्ट रूप से लॉर्ड गुरेन की कोई परवाह नहीं थी। इतना भयानक प्राणी शहर में एक राक्षसी की परवाह क्यों करेगा? इस विचार ने उसे और भी भयभीत कर दिया। शहर में इतना साहसी कौन हो सकता है? कहानी खत्म। अलविदा।